हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो पर्टिकुलरली टीबी के होते हैं और वो फर्दर कंफर्म कर देते हैं कि ये टीबी ही है। तो पहले ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है जिसको हम लोग पीपीडी टेस्ट भी कहते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन टेस्ट। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सेंसिटिविटी का रिएक्शन होता है। बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लोग एक एंटीजन्स होते हैं वो हम लोग इंजेक्ट करते हैं पेशेंट्स को, हम लोग इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं ट्यूबरकुलिन का पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का इनर सरफेस ऑफ फोरआर्म पे। उसको हम लोग 48 to 72 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। तो 48 और 72 आवर्स के बाद ना वहाँ पे एक एरिया फोरआर्म पे ना एक इंड्यूरेटेड एरिया बन जाता है, एक स्वेलिंग टाइप बन जाती है। फिर हम उसका डायमीटर करते हैं। अगर वो जो डायमीटर है ना हमारे पास 5 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। अगर वो 5 मिलीमीटर से कम नहीं होता, उससे ज़्यादा होता है ना, तो फिर हम लोग कहते हैं कि वो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव है। उसमें ये है कि आपके पास टीबी है, पेशेंट को टीबी है, सस्पेक्टेड टीबी है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ। ये देखें, हमने इंजेक्ट करा ट्यूबरकुलिन और फिर हमने इसको 48 to 72 आवर्स तक हमने वेट करा। उसके बाद हमने इस तरीके से मेजर करा, ठीक है। नेक्स्टली जो है ना हम लोग स्टेनिंग करवाते हैं। स्टेनिंग आप लोग को पता ही है कि किस तरीके की स्टेनिंग होती है। हमारे पास ये जो एसिड फास्ट बेसिलाई है तो हम लोग जो है ना ज़ील नेल्सन जेडन स्टेनिंग होती है वो करवाते हैं। एक और स्टेनिंग है जो हम लोग करवा रहे होते हैं ऑरामीन फ्लोरेस्केंस के नाम से होती है, ऑरामीन फ्लोरेस्केंस। तो उस पेशेंट में ना न्यूक्लियर नाट टेस्ट भी करा रहे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट और कल्चर तो गोल्ड स्टैंडर्ड है टीबी के लिए। तो बेसिकली ना इसके कुछ कभी कभार मीडियाज़ भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से मीडियाज़ यूज़ होते हैं। सॉलिड मीडिया यूज़ करते हैं हम लोग, लिक्विड मीडिया। सॉलिड मीडिया में ना हमारे पास आ जाता है लोवेंस्टेन जॉनसन मीडियम होता है वो आ जाता है। और इसके अलावा लिक्विड मीडियम में ना हमारे पास आ जाता है माइक्रो बैक्टीरिया ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए हम लोग के। इसके अलावा जो है ना हम लोग फ्लूइड का भी करवा रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड का एग्जामिनेशन होती है ना, इसमें एडेनोसिन डी अमाइनेजेस का लेवल ना बढ़ा हुआ आता है। जब इनका लिजेस बढ़ा हुआ आता है ना लेवल, तो हम लोग कहते हैं कि मे बी पेशेंट को ना टीबी हो गई है, प्लूरल डिजीज़ हो गई हैं। ये क्यों बढ़ा हुआ आता है? बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास जो है ना टी सेल्स की स्टिमुलेशन होती है, टी सेल की स्टिमुलेशन माइक्रोबैक्टीरियल एंटीजेंस की वजह से होती है ना, तो ये लेवल बढ़ा देते हैं एडेनोसिन डीअमाइनेजेस का लेवल, ठीक है। अगर इफ़ पेशेंट जो है ना HIV पॉजिटिव है तो उसका एग्जामिनेशन ऑफ द स्पूटम जो है ना हम लोग वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो है ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जो कि यूज़ हो रहा होता है, लेटरल फ्लो यूरिनरी लाइपो एराबिनोमेनन एसे। ये टेस्ट जो है ना HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में करा रहे होते हैं क्योंकि वो इतने सिवियरली इल होते हैं कि उनमें CD4 काउंट भी जो है ना हमारे पास 100 सेल्स पर माइक्रोलीटर आ रहा होता है या उससे भी कम होता है। तो हमें स्पीडी टेस्ट चाहिए होता है, तो हम लोग ये वाला HIV जिनमें प्रेजेंट होगा हम ये टेस्ट कराते हैं, LF-LAM, ठीक है। अब कुछ ना डायरेक्शन में हमें कुछ ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग में लिखा हुआ है कि मे बी पेशेंट जो है ना ड्रग रेजिस्टेंट ना हो, तो हम लोग कुछ ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग करा रहे होते हैं। बस आप इसके नाम देख लें, इसके अलावा इसमें कुछ खास बात नहीं है, हम पूछते भी नहीं है। कल्चर कराते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड है। या फिर रैपिड टेस्ट कराते हैं जिसमें एक्सपर्ट MTB मिलियरी TB राइफेम्पिसिन का टेस्ट होता है और लाइन प्रोब एसिस होता है। ये बेसिकली हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स के लिए होता है। ये तो सिर्फ हमारे पास राइफेम्पिसिन की ड्रग रेजिस्टेंस के लिए होता है, राइफेम्पिसिन के लिए होता है, आइसोनेजेड के होता है, और सेकेंड लाइन एजेंट्स जो कि TB की ड्रग्स में आते हैं उनके लिए भी ये होता है लाइन प्रोब एसिस। अच्छा, प्रीवियसली मैंने आप लोगों को कहा था कि चेस्ट एक्सरे के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चेस्ट एक्सरे हम लोग देख लेते हैं कि हमें सिर्फ चेस्ट एक्सरे क्यों काफ़ी नहीं है। चेस्ट एक्सरे क्यों काफ़ी नहीं है सिर्फ TB को डायग्नोस करने के लिए, हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी भी पड़ती, क्योंकि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास लंग है, राइट लंग है। अगर जो है ना इसमें इस तरीके की हम लोगों को कॉन्सोलिडेशन या कोलैप्स मिल रहा है, हमने कहा था ना कि हमें कोलैप्स और कंसोलिडेशन भी मिल सकती है
टीबी के पेशेंट्स में, तो ज़रूरी नहीं है ये टीबी की ही वजह से हो, ये नमूनिया की वजह से भी हो सकती है, ये ब्रोंकियल कार्सिनोमा की वजह से भी हो सकती है, और ये पल्मोनरी इन्फार्क्ट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ये टीबी ही हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है, कंसोलिडेशन कोलैप्स। और लेट सपोज कि इस पेशेंट को जो है ना, क्या एक पेशेंट को ये कैविटेशन है। अब ये कैविटेशन के जो है ना सिर्फ आपको टीबी में नहीं मिलती, बल्कि ये कैविटेशन जो है ना आपको नमूनिया में भी मिल सकती है, लंग एब्सेस में भी मिल सकती है, इसके अलावा लंग कैंसर में मिल सकती है, और ये पल्मोनरी इन्फार्क्ट भी हो सकता है छोटा सा, या फिर ये वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस भी हो सकता है, या फिर कोई ये मैसिव फाइब्रोसिस भी हो सकती है। और लेट सपोज ये प्लूरल इफ्यूजन हुई है पेशेंट को, ये समझ लें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि टीबी की वजह से ही हो, इसके भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। मे बी बैक्टीरियल नमूनिया की वजह से हो, मे बी ये भी पल्मोनरी इन्फार्क्ट हो, कार्सिनोमा हो, या कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो। तो ज़रूरी नहीं है ये टीबी ही हो, टीबी की वजह से ही प्लूरल इफ्यूजन मिल रही हो। ठीक है, अब एक और बात, मिलियरी टीबी, मिलियरी डिफ्यूज शेडोइंग मिलती है ना, मिलेट साइड टाइप अपीयरेंस मिल रही है, लेट सपोज ये इस तरीके से मिल रही है, तो ज़रूरी नहीं है, इसके भी कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो शेडोइंग मिल रही है, मिलेट सीड टाइप अपीयरेंस मिल रही है, ये आपके पास मिलियरी डिफ्यूज टीबी ही हो। ये बेसिकली मिलियरी ये सिलिकोसिस में मिल सकता है, मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, और न्यूमोकॉनियासिस की वजह से भी हो सकता है, या फिर हिस्टोप्लाज्मोसिस की वजह से भी मिलियरी टीबी लाइक हमें मिल रही होती है शेडोइंग। ठीक है, ये तो चेस्ट एक्सरे की बात होगी। अब हम लोग मैनेजमेंट पे आ जाते हैं फटाफट। बेसिकली हम लोग पेशेंट को जो है ना, अगर प्राइमरी टीबी है तो हम लोग पेशेंट को 6 मंथ्स थेरेपी पे रखते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि आपने राइफेम्पिसिन और आइसोनियाज़िड जो है ना 6 मंथ तक लेनी है, अलॉन्ग विथ शुरू के स्टार्टिंग के 2 मंथ्स आपने पायरेंसिनामाइड और एथम्बिटोल लेना है। मतलब कि शुरू के 6 मंथ आप पूरा राइफेम्पिसिन और आइसोनियाज़िड लेंगे, और इसी के जो 2 मंथ्स होंगे ना उनमें पायरेंसिनामाइड और एथम्बिटोल भी लेंगे। ठीक है, और ये पूरी 6 मंथ्स चलेंगी, लेकिन ये शुरू के सिर्फ 2 मंथ्स ही चलेंगी। ठीक है, ये। और इसके अलावा अगर हम लोगों के पास जो है ना कोई पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ये तो हमने बात करी प्राइमरी टीबी की, पल्मोनरी टीबी की। अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होगी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में हम लोग जो है ना ये तीनों तो देंगे, लेकिन एक तो ये 12 मंथ्स की थेरेपी होगी। ठीक है, और राइफेम्पिसिन, आइसोनियाज़िड और पैराजिनामाइड तो देंगे, लेकिन एथम्ब्यूटोल को ना रिप्लेस कर देंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन से। और एक और बात होती है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में ना हम लोग दे रहे होते हैं पायरिडॉक्सिन, जो कि विटामिन B12 क्यों दे रहे होते हैं हम लोग पायरिडॉक्सिन, ये अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि जो है ना जो पेशेंट्स में होते हैं ना आइसोनियाज़िड वाले पेशेंट, जिन पेशेंट को आइसोनियाज़िड दे रहे होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाए, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ना हम लोग पायरिडॉक्सिन भी साथ देते हैं। ठीक है, और जब मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम लोग सिर्फ जो है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम लोग दे रहे होते हैं सिर्फ CNS में, जिनमें मेनिंजियल डिजीज़ हो रही हों, या फिर जो है ना स्पाइन रिलेटेड स्पाइन पॉट्स डिजीज़ वगैरह, उनमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे होते हैं, ताकि जो है ना टिश्यू डैमेज थोड़ा कम हो जाए, लिमिट हो जाए, मतलब आगे ना फर्दर करे, और इन्फ्लेमेशन थोड़ी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, अब एक तो बात ये हो गई, अक्सर जो है ना बच्चों को ये तो पता होता है कि कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, राइफेम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, एथम्बिटोल, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि बेसिकली काम किस तरीके से करती है। तो आपने अक्सर एग्जामिनर्स जो है ना पूछ लेते हैं एक्सटर्नल की, आपने ये नाम तो बता दिए, अब आप ये भी बता दें इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और ये काम कैसे करती हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें राइफेम्पिसिन की, बेसिक तो ये राइफेम्पिसिन क्या करता है, DNA ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है। ठीक है, और इसके अलावा ना इसके बहुत एडवर्स रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। बेसिकली इसकी वजह से ना कहा जाता है कि पेशेंट्स को आप ये एडवाइस करते हैं कि ऐसा हो सकता है ये दवा लेने की वजह से आपका यूरिन
टेयर्स या कोई भी बॉडी की जो सिक्रीशंस है ना, उनका कलर जो है ना ऑरेंज, ब्राइट या फिर रेड कलर का हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आपने ये बात ज़रूर बतानी है पेशेंट को कि इस दवा की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका यूरिन, टेयर या कुछ जो भी स्वेट होते हैं ऑरेंज या रेड कलर के हो सकते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट कर लें या साइड इफेक्ट कर लें, ये होता है। लेकिन इसके एक और साइड इफेक्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है इसकी वजह से, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है राइफेम्पिसिन की वजह से। अगर हम लोग आइसोनियासिड की बात करें तो बेसिकली आइसोनियासिड क्या करता है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है और इसकी जो है ना हमारे पास इसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही होती है। जैसे कि हमने बात करी कि पैराडॉक्सिन का यूज़ करेंगे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है और सीजर्स हो सकते हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास पायराजिनामाइड की बात करें तो इसका मोड ऑफ एक्शन अननोन है, लेकिन आपने ये ज़रूर याद रखना है कि पायराजिनामाइड का एडवर्स इफेक्ट में गाउट आता है। मे बी पेशेंट में एक्सपीरियंस गाउट हाइपरयूरिसीमिया हो सकता है। अगर हम लोग इथम्ब्यूटोल की बात करें तो अगेन इथम्ब्यूटोल भी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिस तरीके से आइसोनियासिड करता है सेल वॉल सिंथेसिस, इसी तरीके से इथम्ब्यूटोल भी करता है। लेकिन इसका ना एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि मे बी पेशेंट जो है ना इसको जो है ना ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, इस पेशेंट को रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस भी हो सकता है, आई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी मैनेजमेंट आप दे रहे हो ना पेशेंट को, उसको आपने कहना है कि उसको फॉलो अप के लिए ज़रूर आए 2 महीने के बाद। ये जो ट्रीटमेंट होता है पल्मोनी वाला वो तो 6 मंथ का होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी 12 मंथ्स का होता है, लेकिन दोनों में आपने फॉलो अप के लिए पेशेंट को बुलाना है, ताकि पेशेंट को बुलाना है और इसका हर 2 मंथ और या 5th मंथ पे जाके ना इसको दोबारा से चेक करना है। मे बी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना आ रहे हों, इसके अगर इथम्ब्यूटोल का साइड इफ़ेक्ट आ रहा है ऑप्टिक न्यूराइटिस का, तो फ़ौरन उसकी मेडिकेशन चेंज कर देनी है और चेक करना है कि कहीं इसका रिस्पॉन्स, जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उसका रिस्पॉन्स आ भी रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ड्रग रेजिस्टेंट हो गया वो, ठीक है। ये तो पूरी हमने मैनेजमेंट की बात की। इसके अलावा क्या रह गया है, अगर हम लोग एक और चीज़ होती है डॉट्स, सर ये भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, ये क्या होता है। डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, ये ना उन जगह पे देते हैं जैसे कि एक गांव में लेट सपोज कि एक विलेज है, वहाँ पे जो है ना नहीं पता होता लोगों को कि किस तरीके से, तो एक बंदा हम लोग मुकर्रर कर देते हैं कि आपने इस बंदे को हर टाइम पे दवा देनी है, तो उसको हम लोग कह रहे होते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। एक पर्सन आपने एक्युलेट कर दिया है कि वो हमेशा जो है ना इस पर्सन को टाइम पे ही दवा देगा, क्योंकि वो जो अक्सर पेशेंट्स होते हैं ना टीबी के, वो नहीं लेते हैं या फिर इधर उधर चले जाते हैं, इनको नहीं पता चलता, तो वो जो है ना एक बंदा मुकर्रर कर दिया जाता है कि आपने इनको देनी है दवा और इन्होंने आपके सामने ही खानी है, तो हम लोग उसको कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। लेकिन इतना कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, फिर कुछ पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा BCG वैक्सीन का तो आपको पता ही होगा, बेसिलाई कामेटागोरिन में एक वैक्सीन होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम बोविस के अगेंस्ट होती है, डिराइव फ्रॉम, तो हम लोग की जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनको फ़ौरन दे रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, डेट्स इट।